गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक है कंप्लीट करके फिर एक ब्रीफ रिवीजन ले लेंगे आज की क्लास में। ओके बेटा, और आप इनके नोट्स को कंप्लीट कर लें आप। ठीक है, फिर चलिए बच्चों, कल हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो था सेंट्रोजोम। क्या टॉपिक था? सेंट्रोजोम। जो सेंट्रोजोम है ये मेनली एनिमल सेल में पाए जाते हैं। डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड वॉन बेनेडिक्ट। बच्चों, जो सेंट्रोजोम्स हैं, दीज सेल ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल्स नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी एब्सेंट होते हैं, मेमेलियन आरबीसीज के अंदर भी ये नहीं पाए जाते। ठीक है, जो सेंट्रोजोम है ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं और न्यूक्लियस के पास में जो दो सेंट्रियोल्स हैं, न्यूक्लियस के पास में दो सेंट्रियोल्स होती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स। बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो सेंट्रोजोम है, न्यूक्लियस के पास में दो ऐसे सेंट्रियोल्स होते हैं, वो पास पास रहते हैं और इनको चारों ओर से जो साइटोप्लाज्म है वो घेरे रहता है। इसे हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोजोम कहते हैं। एंड जो सेंट्रियोल्स है बच्चों, इनमें स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। तो इनमें 9+0, ये वैसे हायर क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे, 9+0 पैटर्न, मतलब सेंट्रियोल के पेरिफेरल पार्ट में, सेंट्रियोल के पेरिफेरल पार्ट में 9 ट्रिपलेट ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, और सेंट्रल एक्सिस होता है उससे जो कनेक्टेड रहती है। तो सेंट्रियोल के अंदर 9+0 अरेंजमेंट रहता है और जो ट्रिपलेट ट्यूब्यूल हैं वो कुछ इस तरीके से रहती हैं। ये वैसे बनाना नहीं है आपको, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है आपके। 1 2 3 4 5 6 7 हम्म।
ये देखिए बच्चों 9, ये ट्रिपलेट जो ट्यूब्यूल्स हैं इनके 9 पेरिफेरल हो गए ये ट्यूब्यूल्स और एक सेंट्रल एक्स हो गया। तो 9+0 पैटर्न में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं और 2 सेंट्रियोल्स के मिलने से सेंट्रोसोम बनते हैं। अब सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है बच्चों? जब सेल डिवीजन होना होता है तो इस सेंट्रोसोम से जो दोनों सेंट्रियोल हैं वो न्यूक्लियस के दोनों एंड पर चले जाते हैं, 2 अलग अलग एंड पर चले जाते हैं और फिर इनसे जो है एस्ट्रल रेज निकलती है। मतलब इस तरीके से ये मान लो तो ये सेंट्रियोल है, तो इनसे इस तरीके से एस्ट्रल रेज निकलती हैं, इन्हें हम एस्टर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से एस्ट्रल रेज निकलती है जिन्हें हम एस्टर्स कहते हैं और इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जो सेंट्रियोल्स हैं वो न्यूक्लियस के दोनों एंड पर चले जाते हैं और उनसे एस्टर्स रिलीज होते हैं और उन एस्टर्स के बीच में ये क्रोमोसोम सेट हो जाते हैं और क्रोमोसोम का फिर डिवीजन होता है। तो ये इनका फंक्शन है सेंट्रोसोम का। ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, एडवर्ड वॉन बेनेडेन ने इसको डिस्कवर किया था और ये एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इंक्लूजन बॉडीज। हाँ बच्चों, इंक्लूजन बॉडीज में सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो कई सारे सब्सटेंस हैं उनको हम देख रहे हैं कि रिजर्व फूड। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व फूड की। तो सेल के अंदर बच्चों कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, लीवर के अंदर जो फैट के रूप में, ठीक है ना। तो ये जो स्टोरेज है फूड कंपोनेंट्स का, इन्हें हम रिजर्व फूड कहते हैं और ये इंक्लूजन बॉडीज के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड हम लेते हैं वैक्यूल। वैक्यूल बच्चों, जो वैक्यूल्स हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। वैक्यूल की सिंगल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल की सिंगल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो जनरली वैक्यूल्स प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। प्लांट सेल के अंदर सिंगल लार्ज वैक्यूल पाई जाती है। एनिमल सेल्स में माइन्यूट वैक्यूल्स पाई जाती हैं। इसी तरीके से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर वैक्यूल्स पाई जाती हैं। फंगाई के अंदर भी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। तो ये जो वैक्यूल्स हैं, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट के सेल के अंदर ये फूड को स्टोर करती हैं, वेस्ट को वाटर के साथ ये स्टोर करके रखती हैं। अगर मैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, जैसे कि अमीबा की बात करूं, तो उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा ओस्मो रेगुलेशन होता है, मतलब वाटर और मिनरल का रेगुलेशन होता है, कितना बाहर रिलीज होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा सेल की सरफेस से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है वेस्ट को। इसके अलावा बच्चों जो फूड वैक्यूल्स हैं अमीबा के अंदर, उनमें लाइसोसोम के एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन भी होता है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल में वैक्यूल्स का फंक्शन रहता है। तो 9th क्लास ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
अब मैं आज जो रिमेनिंग जो टाइम बचा है इसमें थोड़ा सा एक ब्रीफ रिवीजन दे देता हूँ इस चैप्टर का। आप सबसे मैं ये कहूंगा कि आप अपने चैप्टर को सही से पढ़िए और पूरी कोशिश कीजिए कि आप क्लास के दौरान सही से समझें और फिर उस टॉपिक को जो नोट्स दिए हैं उनमें से सही से पढ़ें, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो यू कैन आस्क बाय द व्हाट्सएप और बाय कॉलिंग, ठीक है ना। तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, लेकिन बच्चों ये जरूरी है कि आप अपने टाइम को जरूर इन्वेस्ट करें अपनी स्टडीज के ऊपर, अपने रिवीजन पार्ट पर। तो हम एक ब्रीफ रिवीजन लेते हैं। बच्चों इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल के बारे में ये चैप्टर है और जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी बॉडी सेल से बनी होती है। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। उन्होंने बैक्टीरियल सेल को डिस्कवर किया था। बच्चों सेल थ्योरी दी गई, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से ही बनी होती है। तो एम जे स्लीडन एंड थियोडोर स्वान, एम जे स्लीडन एंड थियोडोर स्वान ने सेल थ्योरी दिया और उन्होंने कहा कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल the body of living organisms formed by the aggregation of these cells। तो cells के aggregation से बनती है और जितनी भी metabolic reactions होती हैं they are found inside the cell। तो ये सेल थ्योरी दी थी एम जे स्लीडन एंड थियोडोर स्वान ने। लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि हाउ द न्यू सेल्स फॉर्म, के कैसे जो न्यू सेल्स हैं वो फॉर्म होती हैं। बच्चों लेटर एक न्यू सेल थ्योरी दी गई कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में एंड दैट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। ही गेव द न्यू सेल थ्योरी एंड जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम वैसे ही थे जो पहले वाली सेल थ्योरी के थे। उन्होंने अपनी नई सेल थ्योरी के अंदर एक लाइन ऐड और कर दी, ओमनस सेलुला, ओमनस सेलुला ई सेलुला, ओमनस सेलुला ई सेलुला। ओमनस सेलुला ई सेलुला का मीन ये है कि जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से बनती है। द न्यू सेल्स फॉर्म बाय द डिवीजन इन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इस लाइन का मीन ये है। तो इससे ये पिक्चर क्लियर हो गई कि नई नई जो सेल्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं। तो ये सक्सेसफुल रहा रुडोल्फ विर्चो का जो कंसेप्ट था। अब बात करते हैं बच्चों, सेल्स जो हैं अलग अलग शेप और अलग अलग साइज में पाई जाती हैं। मिली माइक्रोन से लेकर सेंटीमीटर तक जो सेल्स की रेंज है वो पाई जाती है। बच्चों जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर सेल को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बच्चों जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो डीएनए है वो ऐसे ही बिखरा रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो है बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। अच्छा इन सेल्स के अंदर ये थोड़ी अनडेवलप होती है, तो इनके अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होते हैं। तो ये खास बात ध्यान रखना। सेकेंड हम लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है डेवलप एंड कैरियन का मीन होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है एंड ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर आल्सो फाउंड इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसी सेल्स को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोटिस्ट सेल।
बच्चों मैंने आपको बैक्टीरियल सेल के स्केच को समझाया था, तो आप भी जब भी बच्चों स्केच की बात आए तो आप स्केच ड्रॉ करके जरूर देखें। 1 से 2 बार 3 बार आप बनाए तो वो स्केच आपको लर्न होना हो जाएगा। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने नोट्स कंप्लीट किए हैं या कर रहे हैं, ध्यान रखो डायग्राम ड्रॉ करते समय बिल्कुल भी आपको लेजी नहीं रहना है। जनरली क्या होता है कि बच्चे जब वर्क कर रहे होते हैं तो डायग्राम वो ये सोचते हैं बाद में बना लेंगे। नहीं, आप डायग्राम को उसी साथ में ही बना लें, तो डायग्राम का पार्ट भी साथ साथ में अपने नोट्स के अंदर कवर होता रहता है। तो बेटा डायग्राम जरूर बनाएं, उसमें बिल्कुल भी आलस ना करें आप लोग। बात करते हैं बच्चों मैकेनिज्म की। सेल जो सेल है, जनरली जो सेल है वो प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं, बैक्टीरियल सेल की बात करूं, तो उनके बाहर सेल वॉल पाई जाती है। और जो सेल वॉल होती है वो परमिएबल होती है, रिजिड होती है, थिक होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि जो फंगल सेल वॉल है वो सेलुलोज एंड काइटिन की बनी होती है। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। तो ये प्रोटेक्शन देती है सेल को। अच्छा, सेल की जो शेप है उसको भी मेंटेन रखती है प्लांट की जो सेल वॉल है। फिर सेल वॉल के आगे हम जब अंदर एंटर होते हैं तो हमें एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन नजर आती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बच्चों जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वाटर एंड कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही इनसाइड और आउटसाइड द सेल मूव करने देती है। तो इसके रिलेटेड सेमी परमिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है बच्चों कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंस है उनका अपनी हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर जाना, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। सेकंड हम लेते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में अगर आप सेल मेम्ब्रेन को ऐड करते हैं, द मूवमेंट ऑफ solvent molecule, the movement of the substances from their high to low concentration through a semi-permeable membrane, through a cell membrane, through a plasma membrane is called osmosis. इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि जो सॉल्वेंट है यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट, सॉल्यूट कहते हैं उन सब्सटेंसेस को जो पानी के अंदर सॉल्युबल है। तो डेफिनेशन दो तरीके से दी जा सकती है, एक तो सॉल्यूट के बेसिस पर और एक सॉल्वेंट के बेसिस पर। तो अगर सॉल्वेंट के बेसिस पर देना है तो सॉल्वेंट जो है अपनी हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करता है थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। और अगर आपको सॉल्यूट को बेस करके डेफिनेशन देनी है तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू देयर हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये भी राइट डेफिनेशन है। इसके अलावा बच्चों कुछ ये जो है इनमें कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, एनर्जी खर्च नहीं होती है इन प्रोसेसेस के अंदर, क्योंकि अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर ही मूवमेंट शो करते हैं। इन्हें हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं। अगर मैं एक्टिव प्रोसेस की बात करूं तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन यानी कि रूट्स के अंदर जो मिनरल और आयन एब्जॉर्ब होते हैं वो अपने लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव होते हैं। इसमें रूट्स की सेल्स की एनर्जी खर्च होती है, तो इन्हें हम कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। भाई रूट जो ग्रो होती है सॉइल के अंदर, तो वो जब मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो मिनरल्स अपने लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर जाते हैं अब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसमें एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, तो इसे हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सेकेंड लेते हैं एंडोसाइटोसिस। कोई भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें साइटोप्लाज्मिक जब प्रोजेक्शन बनते हैं तो उनके द्वारा सॉलिड फूड पार्टिकल्स को अंदर एनगल्फ कर लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इसे हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और सेल के अंदर से जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करना, बाहर रिमूव करना आउटसाइड द सेल, इसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो ये बच्चों कंसेप्ट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज की। बच्चों सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें तो सेल के अंदर जितने भी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, के ऐसे सेल ऑर्गेनल जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। बच्चों क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो मैं आपको बोल के
जल्दी से ब्रीफली अपन इसको वापस से एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं इसका। तो वैसे आपको चैप्टर ये समझ में आ चुका है आई होप। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। तो जो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है सेल के अंदर वो है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। ओके बच्चों। सेकंड हम लेते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। बच्चों जो सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, एक तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स एंड वैक्यूल। तो ये सभी सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल ऑर्गेनल हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन लेस जो सेल ऑर्गेनल हैं, एक तो है आपके राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में। बच्चों न्यूक्लियस जो है मेनली यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है और ये सेल का कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो सेल की सारी मशीनरी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, जो डीएनए है। और जो स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो सब न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए उसके द्वारा कंट्रोल होता है। डीएनए से ही क्रोमोजोम बनते हैं, जीन बनते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोजोम के सेट्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे कैरेक्टर्स को या ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को जो है कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो जीन है, जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। एक जीन एक लक्षण को कंट्रोल करता है, यानी कि किसी के जो बाल है वो अगर ब्राउन है तो उसके लिए जीन रेस्पॉन्सिबल है, अगर स्किन फेयर है तो उसके लिए जीन रेस्पॉन्सिबल है, अगर लंबाई ज्यादा है या कम है तो उसके लिए भी जीन रेस्पॉन्सिबल है। तो जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड दीज आर फाउंड ऑन द क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। या मैं अगर और डेप्थ में बताऊं कि तो क्रोमोसोम क्या है, डीएनए के फाइबर्स ही तो है। तो जो ज्यादा कॉइल्ड हिस्से हैं उन्हें हम जीन कहते हैं। तो ये बच्चों न्यूक्लियस के फंक्शन है। नेक्स्ट हम लेते हैं जो सेकंड सेल ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। इनको डिस्कवर किया था, अच्छा, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, और सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था पॉर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन ने। पॉर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन। पॉर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था, और ये न्यूक्लियस से अटैच्ड एक नेटवर्क के रूप में पाई जाती है। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें मेनली, अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ये तीन स्ट्रक्चर सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स के मिलने से बनती हैं। सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स के मिलने से बनती हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मेनली उनमें ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें मेनली सिस्टर्नी पाए जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली सिस्टर्नी पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट हम लेते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए सरफेस प्रोवाइड कराती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का साइटोस्केलेटन बनाती है, सेल की शेप को मेंटेन रखती है, सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में भी रोल प्ले करती है। तो ये बच्चों फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। बच्चों आप 9th क्लास में, आपसे ये कहूंगा लास्ट तक बने रहे, आप आज की क्लास में लास्ट तक बने रहे।
हो सकता है कि कहीं कंफ्यूजन हो जो आपका वो और क्लियर हो जाए। तो बेटा प्लीज आप क्लास में बने रहे सारे, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं जो गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज जो हैं इनको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं और ये प्लांट सेल्स के अंदर डिक्टियोजोम्स के रूप में जाने जाते हैं और मेमेलियन आरबीसी में ये एब्सेंट होती हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ये एब्सेंट होते हैं। गोल्जी बॉडीज सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स की बनी होती हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती हैं। गोल्जी बॉडीज का जो मेन फंक्शन होता है मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना, जो सब्सटेंसेज हैं सेल के अंदर उनको पैकेजिंग करना, उनको रिक्वायर्ड साइट पर ट्रांसपोर्ट, जो रिक्वायर्ड साइट्स हैं वहां पर उनको ट्रांसपोर्ट करना। तो ये फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडीज के, ठीक है। इसके अलावा जो स्पर्म है, स्पर्म का जो एक्रोसोम पार्ट है वो भी गोल्जी बॉडी से ही बनता है। गोल्जी बॉडी के पार्ट्स के कटने से, अलग होने से लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये फंक्शन है गोल्जी बॉडीज के। नेक्स्ट हम लेते हैं राइबोसोम। बच्चों जो राइबोसोम्स हैं इनको डिस्कवर्ड किया था जॉर्ज पैलेट ने और ये इन्हें हम पैलेट पार्टिकल्स कहते हैं और ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। और जो राइबोसोम्स हैं ये अपनी सब यूनिट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, छोटी यूनिट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और जब भी प्रोटीन फॉर्मेशन करना होता है तब राइबोसोम mRNA, मैसेंजर आरएनए, आरएनए का एक टाइप है मैसेंजर आरएनए, जिसके ऊपर प्रोटीन फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर राइबोसोम की सब यूनिट मर्ज होके और प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है सेल के अंदर। तो जो राइबोसोम्स हैं सब यूनिट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस वो मर्ज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। बच्चों राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। बच्चों जो 70S राइबोसोम्स हैं ये मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये जो S है ये स्वेडबर्ग यूनिट को डिनोट करता है, क्योंकि इनके साइज को मेजर करने के लिए हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं। तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बेसिस पर S से इसको शो करते हैं। तो यहाँ पर 70S और 80S का मीन ये है। फंक्शन जो मेन है इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम्स के ऊपर होता है, राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लेते हैं लाइसोसोम। बच्चों जो लाइसोसोम है इनको डिस्कवर्ड किया था क्रिश्चियन डी डुए ने। क्रिश्चियन डी डुए ने इनको डिस्कवर किया था और ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, मेनली एनिमल सेल में पाए जाते हैं, कुछ एक प्लांट सेल और फंगल सेल में भी ये पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर काफी सारे हाइड्रोलाइटिक, मोर देन 50 टाइप से ज्यादा प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि सेल के अंदर जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उस वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। जो डेड सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको भी डाइजेस्ट कर देते हैं लाइसोसोम्स के एंजाइम्स। तो ये लाइसोसोम का फंक्शन है बच्चों। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स कहते हैं। अच्छा, अपनी सेल को ये खुद डाइजेस्ट कर जाते हैं। कारण ये कि कई बार ये जब बस्ट होते हैं तो इनके एंजाइम पूरी सेल में स्प्रेड हो जाते हैं और सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज और उसके कंटेंट को ये डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसे हम सेल्फ डाइजेशन या ऑटोलाइसिस कहते हैं और दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। इन्हें हम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि अपनी खुद की सेल को ही पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं बच्चों, लाइसोसोम हो गया, पेरोक्सीसोम्स। बच्चों जो पेरोक्सीसोम्स हैं इनको भी क्रिश्चियन डी डुए ने ही डिस्कवर किया था। ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस हैं और दे आर मेनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। दे मेनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, वो मेनली प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। पेरोक्सीसोम्स के अंदर ऑक्सीडेज एंड कैटलेज टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिकम्पोज कर देते हैं।
टॉक्सिक जो कंपोनेंट्स हैं उनको, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वो डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है कि सनलाइट के अंदर प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस पाया जाता है, जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, एंड इट इज फाउंड इन पेरोक्सीजोम्स, ये पेरोक्सीजोम्स के अंदर पाया जाता है। तो ये फंक्शन है। नेक्स्ट हम लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनल है, और मेनली सभी प्लांट और एनिमल सेल में ये पाए जाते हैं, और मेमेलियन आरबीसी के अंदर ध्यान रखना ये एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बच्चों डबल मेम्ब्रेनस हैं, और इनको डिस्कवर किया था कॉलिकर ने, एंड द नेम माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय बेंडा। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल टर्म है, माइटोकॉन्ड्रियोन सिंगुलर है। माइटोकॉन्ड्रियोन क्या है? सिंगुलर है। इन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी के फॉर्म में। रेस्पिरेशन का जो क्रेब्स साइकिल पाथवे है दैट इज फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है वो प्रोजेक्टेड होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में। तो इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को जो है क्रिस्टा कहते हैं, और इनका प्लूरल टर्म है क्रिस्टी। और इनके ऊपर जो माचिस की तीली जैसे मैचिस्टिक जैसे जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम ऑक्सीजोम्स या F1 पार्टिकल्स कहते हैं। ऑक्सीजोम्स और F1 पार्टिकल्स हम कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद के 70S राइबोसोम, डीएनए और रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये खुद की प्रोटीन खुद बना सकते हैं, ये एटीपी बनाते हैं एनर्जी के लिए एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं, ये अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं प्लास्टिड्स। बच्चों प्लास्टिड्स जनरली प्लांट्स जो सेगमेंट है प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, और प्लास्टिड्स को अर्नेस्ट हैकल ने डिस्कवर किया था, और ये 3 टाइप के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। बच्चों जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट्स नहीं पाए जाते, लेकिन ये फूड को स्टोर करते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं उन्हें एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च का स्टोरेज होता है। सेकंड हम लेते हैं एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन को स्टोर करते हैं। इसके अलावा इलियोप्लास्ट फैट या ऑयल को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, जो कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलर इम्पार्ट करते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड कराते हैं, कलरफुल बना देते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और ग्रीन पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उन्हें थाइलेकॉइड कहते हैं, और उनके स्टॉक को ग्रेना कहते हैं। इन थाइलेकॉइड के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो बाकी फ्लूइड पार्ट है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, जहां पर फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं, तो वहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट फेज वाला पार्ट है जिसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, ये ग्रेना के अंदर पाया जाता है, और जो डार्क फेज जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है दैट इज फाउंड इनसाइड द स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुद के 70S राइबोसोम्स, डीएनए एंड जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स है वो पाए जाते हैं, तो ये अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं, तो इसीलिए इन्हें भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। 9th क्लास मैंने एक क्विक रिवीजन दिया है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है। आज आप इस चैप्टर को और अच्छे से रिवाइज करना और अपने नोट्स कंप्लीट करके इनका एक शॉर्ट वीडियो बना के एक साथ ही पूरे चैप्टर का छोटा शॉर्ट वीडियो होना चाहिए, वो आप मेरे को भेजें, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने किन किन ने वर्क कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वीक में आपकी केमिस्ट्री की क्लास लगेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।